नमस्कार, मैं सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाज़ियाबाद की हिंदी की अध्यापिका तरुणा चौधरी हूँ। आज मैं कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ भाषा। भाषा क्या होती है, उसका क्या इतिहास है, उसका क्या महत्व है, यह सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, आदिकाल में मनुष्य संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। भाषा का विकास मानव सभ्यता के विकसित होने से हुआ। जब सभ्यता का विकास हुआ तो आदि मानव एक स्थान पर संरचना करके तथा बस्तियां बनाकर रहने लगा। तब उसे ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिससे वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सके। मनुष्य की इस आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया। अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का सहारा लिया। भाषा के रूप को स्थिर रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इन नियमों के साथ साथ भाषा विकसित होती रही। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होते रहे। आज जो हम भाषा बोलते हैं वह हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो यहाँ हमने देखा प्राचीन काल से मनुष्य संकेतों और अस्पष्ट ध्वनियों से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते रहे। फिर सभ्यता का विकास हुआ। मनुष्य एक स्थान पर बस्तियां बनाकर रहने लगा। तब उसे ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी जिससे अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सके। तब भाषा का जन्म हुआ और इसको स्थिर रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए। फिर भाषा विकसित होती रही, परिवर्तन होते रहे और यह हजारों वर्षों से होता रहा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलने की प्रक्रिया मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे मनुष्य का जन्म हुआ उसने बोलना आरंभ कर दिया। भाषा एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग मानव तो क्या सभी प्राणी करते हैं। पशुओं और पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है जिसके द्वारा वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पशु पक्षी भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर भूख, प्यास, भय, खुशी आदि प्रकट करते हैं और यह भाषा होती है संकेत और चिन्हों की भाषा। इससे सूचना तो मिलती है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इसको भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। तो संकेतों और ध्वनियों वाली भाषा जो पशु पक्षी बोलते हैं उसको हम भाषा की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि चौराहों पर लाल बत्ती का संकेत मोटर गाड़ियों को चलाने रोकने के लिए होता है। सड़क पर भी मोटर गाड़ी चलाने के लिए तरह तरह के चिन्ह दिए जाते हैं। एक गूंगा आदमी इशारों से बात करता है, समझाता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान। अब देखेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा पर गहराई से ध्यान देने पर निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती हैं। पहला, मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि। क्या होती है भाषा? मानव मुख से निकलने वाली ध्वनि। दूसरा, भाषा ध्वनि प्रतीक की व्यवस्था है। तीसरा, भाषा एक सामाजिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चौथा,
सार्थक शब्दों से मिलकर बनती है। सार्थक शब्दों से तो 4 विशेषताएं हैं: मुख से निकलने वाली ध्वनि और इनकी व्यवस्था और विचारों का आदान प्रदान और सार्थक शब्दों से मिलना। अब हम पढ़ेंगे भाषा के भेद। भाषा के भेद, इनको भाषा के रूप भी कह सकते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। पहला पढ़ेंगे मौखिक। जो कुछ बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बोलकर प्रश्न के बारे में समझाती है, यह मौखिक भाषा स्थायी रूप नहीं होती। अतः मुंह से बोलकर बातचीत करना मौखिक भाषा होती है। अब हम समझेंगे मौखिक शब्द बना कैसे। मुख शब्द में इक प्रत्यय लगाने से मौखिक शब्द बना, अर्थात मुंह से बोली जाने वाली भाषा मौखिक, मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक। अब हम देखेंगे लिखित भाषा, दूसरा रूप। जिन शब्दों को हम लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे ही लिखित भाषा कहा जाता है। पुस्तक, पत्र भाषा के लिखित रूप हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान का संचय करते हैं, जिसे साहित्य कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप से ही आज भी हम अपना इतिहास जानने में सक्षम हैं। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के विकास के बहुत समय बाद हुआ। क्यों? क्योंकि पहले मुंह से बोली गई भाषा और उसके बाद लिखी गई। भाषा का लिखित रूप भाषा को स्थिर बनाता है। अब हमने देखा भाषा के 2 भेद, मौखिक और लिखित। मौखिक भेद जो मुंह से बोलते हैं लेकिन स्थायी नहीं है। लिखित भाषा जो लिखा हुआ होता है, इसमें ज्ञान का संचय होता है, इसे साहित्य कहते हैं और यह भाषा का स्थिर रूप है। अब हम जानेंगे हिंदी भाषा का इतिहास, क्षेत्र एवं महत्व। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहा जाता है, अर्थात संस्कृत हिंदी की माता है। संस्कृत से हिंदी तक के विकास में अनेक बार परिवर्तन हुए। आज की साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। इसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। इसी शताब्दी में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी प्रारंभ हुआ। आज दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत के अत्यधिक क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा का मतलब होता है जो भाषा हम माता से सीखते हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वे स्वतः ही परिवार से हमें मिल जाती है। जिन राज्यों में यह मातृभाषा नहीं है वहाँ इसका प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में हुआ। अनेक विद्यालयों
तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हिंदी साहित्य अत्यंत समृद्ध है। विदेशों में पढ़ने पढ़ाने की भी व्यवस्था है। भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। यहाँ अनेक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में स्वीकृति दी गई है, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, मणिपुरी, बंगला, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, डोंगरी, संथाली, पंजाबी, बोडो, मैथिली। तो इस प्रकार हमारे देश में संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अब हम जानेंगे उपभाषा और बोली किसे कहते हैं। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा बोली तथा समझी जाती है। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। उपभाषा किसी एक क्षेत्र तक सीमित होती है। तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत और उपभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अतः बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। 15-20 किलोमीटर के बाद बोली का रूप बदल जाता है। हमारे में कहावत भी है कि भारत में हर 5 कोस के बाद पानी और भाषा बदल जाती है। उसी के कारण यहाँ अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। बोली में कोई भी साहित्यिक रचना नहीं होती। वह केवल बोली यानी कि उच्चरित की जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की अवधी, खड़ी बोली, हिमाचली, कुमाऊनी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली बोलियां बोली जाती हैं। बोली में जब साहित्य रचना होती है तब बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी दोनों ब्रज तथा अवध की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ब्रज और अवध में एक स्थान विशेष पर बोली जाने वाली भाषाएं हैं। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की तथा तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, जिसके कारण ये दोनों बोलियां उपभाषा बन गईं। अब ये भाषा कहलाती हैं। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित। तो पहला अंतर हो गया, भाषा का क्षेत्र विस्तृत और बोली का क्षेत्र सीमित। दूसरा, भाषा में साहित्य रचना होती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। जब बोली में साहित्य रचनाएं की जाती हैं तो वह बोली उपभाषा का रूप ले लेती है। तो भाषा में साहित्य रचना होती है लेकिन बोली में नहीं होती। यदि रचना होती है तो वह उपभाषा बन जाती है। तीसरा, भाषा का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है तथा सरकारी कामकाज
में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोली का क्षेत्र छोटा होता है, इसका प्रयोग बोलचाल के लिए किया जाता है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि का मतलब है लिखने का तरीका, उसके बारे में। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। विश्व भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। भारत में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। फारसी के अतिरिक्त भारत की सभी भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती हैं। फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। भाषा कोई शब्दों का समूह या लड़ी नहीं होती, बल्कि उसकी एक व्यवस्था होती है। इसमें शब्द एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अर्थ अपने आप निकल आता है। भाषा की व्यवस्था के नियमों को जानने के लिए, वाक्यों को शुद्ध बोलने लिखने के लिए व्याकरण सहायक होता है। इस दृष्टि से व्याकरण भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी देता है। व्याकरण में भाषा से संबंधित नियम होते हैं। व्याकरण एक प्रकार का शास्त्र भी है। व्याकरण से भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। व्याकरण को सीखने के बाद मनुष्य को सही रूप से बोलने, लिखने और समझने की जानकारी मिलती है। वह भाषा के प्रयोग से कम अशुद्धि करता है। इस प्रकार भाषा की शुद्धता और एक रूपता के लिए व्याकरण उपयोगी होता है। तो व्याकरण एक प्रकार से नियमों का संग्रह है, जिससे हम भाषा के शुद्ध रूप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अब क्या परिभाषा हुई? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं। नियमों को जानकर शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा के मानक रूप को स्थिर बनाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमें वर्णों के उच्चारण और बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्णों को कैसे बोला जाएगा और उसकी बनावट कैसी है, यह हम वर्ण विचार में जान पाते हैं। दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार से हमें शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के उच्चारण का ज्ञान होता है। वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण और बनावट को समझते हैं। शब्द विचार में शब्दों की बनावट, उत्पत्ति और उच्चारण का अध्ययन करते हैं। तीसरा पद विचार। वाक्य में प्रयोग किए गए पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब आप कहेंगे पद क्या होते हैं? स्वतंत्र शब्द होते हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग वाक्य में होता है तब वे पद कहलाते
हैं। वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के प्रकार, भेद, प्रयोग, रचना आदि के बारे में ज्ञान होता है, जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्यायों में करेंगे। अब जानेंगे साहित्य। भाषा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। साहित्य ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। विज्ञान, नृत्य, कविता, संगीत, इतिहास, भूगोल, लघु कथा, कहानी, उपन्यास आदि सभी विषय ज्ञान के भंडार हैं। इन सभी विषयों का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। साहित्य का अर्थ मानव कल्याण के लिए कार्य करना है। साहित्य ज्ञान का कोश होता है और इसका कार्य मानव की भलाई के लिए कार्य करना है। अब हम देखेंगे मानक भाषा किसे कहते हैं। भाषा के विकास के साथ साथ कभी कभी वर्णों के लिखने के ढंग में परिवर्तन होने लगता है। एक ही वर्ण दो प्रकार से लिखा जाने लगता है। वर्णों का एक रूप बनाए रखने के लिए इन वर्णों का एक निश्चित रूप निर्धारित करना आवश्यक होता है। भाषा को एक रूप में बनाए रखने के लिए भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को स्वीकारा वह मानक भाषा कहलाती है। तो हम देखेंगे अमानक और मानक रूप। मैं केवल मानक रूप ही बोलूँगी। अ, ख, झ, ण, री, ल, छ, श, भ। हिंदी, चंचल, आरंभ, भक्त, गए, पत्ता, संबंध, जाए, चाहिए। आपने देखा किस प्रकार इनका रूप अब बदल गया है। इस पाठ में याद रखने योग्य क्या क्या बातें हैं। पहला, संकेतों को भाषा नहीं कहा जाता। दूसरा, भाषा का सबसे पुराना रूप मौखिक है। तीसरा, भाषा मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करती है। चौथा, भाषा को लिखने की विधि का ढंग लिपि कहा जाता है। पांचवा, भाषा का लिखित रूप भाषा को स्थिर बनाता है। छठा, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। सातवां, भाषा व्याकरण के नियमों में बंधकर शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। मैं केवल प्रश्नों को पढ़ूंगी, उत्तर आप स्वयं या किसी का सहयोग लेकर करने का प्रयास करेंगे। पहला, क, भाषा का इतिहास अपने शब्दों में लिखिए। ख, हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली। ग, भाषा की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। घ, भाषा और बोली में क्या अंतर है। ड़, भाषा के कितने रूप हैं, वर्णन करो। च, उपभाषा किसे कहते हैं। छ, साहित्य किसे कहते हैं। ज, भाषा की परिभाषा देखकर यह बताइए व्याकरण का भाषा में क्या योगदान है। झ, भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं। नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भाषा को डैश मान्यता मिली। ख, भाषा शब्द संस्कृत की डैश धातु से बना है। ग, भाषा के डैश रूप होते हैं। घ,
भाषा डैश के नियमों में बंधकर अर्थपूर्ण बनते हैं। ड़ बोली एक डैश स्थानों में बोली जाती है। थर्ड, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का भाषा सार्थक शब्दों से बनती है। खा जब हम बोलकर भाषा का आदान प्रदान करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ग भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। घ बोली का क्षेत्र विस्तृत है। ड़ भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी पर लिखकर उसकी PDF बनाकर गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट अपना नाम और सेक्शन लिखकर करना आवश्यक है। धन्यवाद।